हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज जर्नल एंट्री सीरीज़ का ये 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कोई भी मर्चेंट है कोई भी बिजनेसमैन है, तो ये मर्चेंट है, तो ये उसका बिजनेस है। तो बिज़नेस के लिए उसके लिए सबसे सूटेबल जो अकाउंट होता है तो वो करेंट अकाउंट होता है, जो एक बिजनेसमैन को ही ओपन करने की परमिशन होती है। तो करेंट अकाउंट की फैसिलिटी ये होती है कि बिज़नेस ओनर यानी कितनी बार भी यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर सकता है और जब चाहे यहाँ पे पैसे विड्रॉ कर सकता है। तो जो नॉर्मल पर्सन है तो करेंट अकाउंट की फैसिलिटी उसको जो है प्रोवाइड नहीं होती है, और इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी होती है, यानी एक्सेस पैसे विड्रॉ करने की। ठीक है, तो अगर हम किसी से कोई भी अमाउंट कैश लेते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम किसी से चेक लेते हैं तो वो डायरेक्ट मेरे बैंक में डिपॉजिट होगा। अगर हम किसी को कैश पैसे दे रहे हैं, ऑफिस से दे रहे हैं लिक्विड, तो वो यहाँ से जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन्स ये भी होता है और ये भी होता है, चाहे बाय बैंक करें, ये बैंक है। और अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो वो यहाँ से पैसे ले लेगा, मेरे बैंक से पैसे कम होंगे। तो दोनों पैसे मेरे ही हैं। जैसे मैं अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो किसी ने मुझे कैश पैसे दे दिए तो कैश हो जाएगा, किसी ने ऑनलाइन भेज दिए, समझिए बैंक में चले गए, तो ये कैश ट्रांजेक्शन्स है और ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है। वैसे कैश ट्रांजेक्शन्स दोनों ही होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पे बैंक में 1 लाख अमाउंट डिपॉजिट किया। अब देखिए, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, तो बैंक में जब पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक रिसीवर है, बैंक को डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू रिसीवर। और कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, तो कैश जब जाता है तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो 1 लाख डेबिट में लिखेंगे और 1 लाख क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट को जब हम डेबिट करते हैं तो इसका मतलब वो डेटर्स हो जाता है। तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे ये डेबिट हो गया, तो 1 लाख रुपीज़ हमारे पैसे बैंक में डिपॉजिट हैं, यानी ये बिज़नेस का डेटर्स हो गया बैंक। ठीक है, ये इनको इनके पैसे वापस करेगा, डेटर्स हो गया। चलिए दूसरी एंट्री करते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये बैंक से कैश विड्रॉ किया है 40,000 का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश इज़ कमिंग इनटू द बिजनेस, और कैश यहाँ पे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है। और बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, बैंक में जो गिवर होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो 40,000 बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो बैंक को एक बार डेबिट किया तो बैंक डेटर्स हो गया, और बैंक को एक बार क्रेडिट किया तो बैंक यहाँ पे क्रेडिटर्स हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखिए इसको माइनस करके, तो 60,000 का बैंक अभी भी डेबिट बैलेंस है, यानी कि डेटर्स है। 60,000 रुपीज़ बैंक हमें अभी भी देगा। ठीक है, तो ये तो अमाउंट डिपॉजिट करने की हो गई और ये विड्रॉ करने की हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे थर्ड है, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी पेड। अब देखिए, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सैलरी हम चेक से दे रहे हैं। तो सैलरी यहाँ पे 20,000 की पेड की है, तो ये कैश मानी जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे सैलरी हमारी कैश जाएगी, तो 20,000 नॉमिनल अकाउंट होता है, सैलरी डेबिट हो जाएगी, कैश हमारा रियल अकाउंट है। अब यहाँ पे है सैलरी, जिसका सेकंड पार्ट है सैलरी पेड बाय चेक। इसका मतलब ये है कि जो मेरा एम्प्लॉय है तो उसको कैश ना देके हमने चेक दे दिया है, सेल्फ चेक दे दिया है कि आप जाके विड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये 20,000 यहाँ लिखा, और सैलरी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में जो लॉस होता है उसे डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे मेरा बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये चेक से पैसे मेरे जा रहे हैं, यानी बैंक से पैसे कम हो रहे हैं। देखिए, जो एंट्री होती है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स ही होती है। बैंक जब रिसीवर होगा तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक जब गिवर होगा तो बैंक को क्रेडिट करेंगे।
लेकिन एक दूसरी तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि बैंक जब डेबिट होता है तो बैंक मेरा डेटर्स होता है, बैंक जब क्रेडिट होता है तो बैंक मेरा क्रेडिटर्स होता है। थर्ड वे ये है कि बैंक जब डेबिट होता है तो बैंक में हमारे पैसे डिपॉजिट होते हैं, बैंक जब क्रेडिट होता है तो बैंक से पैसे विड्रॉ होते हैं। बैंक जब डेबिट होता है तो पैसे प्लस होते हैं, क्रेडिट होता है तो अमाउंट हमारा माइनस होता है। तो सैलरी टू कैश तो यहाँ पे हो गया, सैलरी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में मेरे पास से जो भी लॉस होता है वो डेबिट करते हैं, और कैश मेरा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो चीज़ बिजनेस से जाएगी उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ भी यही रूल्स होता है। तो यहाँ पे बैंक को पर्सनल अकाउंट की तरीके से कैसे गिवर मान रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे हम सैलरी देंगे तो सैलरी हम एम्प्लॉय को देंगे, यहाँ पे ये सैलरी एम्प्लॉय को देंगे, ठीक है। हम रेंट देंगे तो रेंट हम लैंडलॉर्ड को देंगे या हाउस ओनर को देंगे, ठीक है, ये लैंडलॉर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम किसको देंगे, पावर हाउस को देंगे, बिजली के डिपार्टमेंट को देंगे। किसी को कैश पैसा देंगे या चेक का पैसा देंगे, जो पुराना, जैसे मान लीजिए किसी से गुड्स परचेज़ किया है तो वो मेरा क्रेडिटर्स है। तो इन लोगों को अलग अलग तरीके से पैसे देते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेजेस देंगे तो यहाँ पे वर्कर को वेजेस देंगे, ठीक है। तो इन लोगों को जैसे हमने चेक दे दिया, सेल्फ चेक दे दिया कि आप जाके मेरे बैंक से विड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया बैंक और ये हो गया बिजनेस, इनमें से कोई भी एक आदमी हो गया, जैसे ये एम्प्लॉय हो गया। तो इसमें एक बात समझिए कि हम बिज़नेस से कैश पैसा, बैंक से कैश पैसा बिज़नेस में निकालें तब भी बैंक गिवर है, या बैंक को हम अपना ऑर्डर दे दें कि मेरे एम्प्लॉय को जो मैंने चेक दी है तो उनको मेरे बिहाफ उनको पैसे दे दीजिए, ठीक है, तब भी बैंक गिवर होगा। तो फिर से समझिए इस बात को कि बैंक से पैसे विड्रॉ करें और विड्रॉ करने के बाद कैश एम्प्लॉय को दे दें या लैंडलॉर्ड को दे दें, अगर मतलब उनको रेंट दे रहे हैं या वर्कर को वेजेस दे रहे हैं, या बैंक को ऑर्डर कर दें, बैंक मेरे बिहाफ मेरे कस्टमर को, मेरे सप्लायर को यानी क्रेडिटर्स को, लैंडलॉर्ड को, एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है, उस कंडीशन में भी बैंक गिवर है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस मेरे ही रहेंगे, मेरे ही बिहाफ पैसे दे रहे हैं, तो दोनों ही सब कंडीशन में बैंक गिवर होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे गुड्स परचेज़ किया हुआ है, तो ये थर्ड एंट्री थी, ये फोर्थ एंट्री है, गुड्स परचेज 10,000 का। तो यहाँ पे हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जो चीज़ आती है वो डेबिट कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी एंट्री यहाँ पे बना रहे हैं कि गुड्स परचेज यहाँ पे है, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज पेड बाय चेक। अब ये चेक से पैसे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेक से पैसे दिए हैं, तो जब चेक से पैसे देंगे तो उसकी एंट्री हमारी क्या होगी कि यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, और चेक से पैसे हैं तो मेरे बैंक से पैसे कम हो रहे हैं, तो ये जैसे 20,000 है तो यहाँ पे ये 20,000 हो गया। चलिए ऐसी दूसरी एंट्री देखते हैं, फिफ्थ वाली, कैश पेड टू रहीम। रहीम को 15,000 अमाउंट कैश पेड किया, तो रहीम यहाँ पे रिसीवर है, और दूसरी चीज़ है कि कैश मेरे पास जा रहा है, तो 15,000 इधर लिखेंगे और 15,000 इधर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यही हो जाएगा, पेड टू रहीम बाय चेक। अब यहाँ पे चेक से पैसे दिए, जैसे 15,000 है रहीम को, तो रहीम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है डेबिट करते हैं, तो कैश के बजाय यहाँ पे बैंक हो जाएगा, तो 15,000 अमाउंट ये हो गया, 15,000 अमाउंट ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो अभी तक की हमने जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन बताए,
एक कैश जो हमने बैंक से विड्रॉ की थी वो छोड़ के सब एंट्री मेरी यही थी कि बैंक से पैसे मेरे जा रहे हैं, यानी बैंक मतलब पेमेंट किया जा रहा है, चेक इशू किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 6 एंट्री यहाँ पे बनाते हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम सूरज, सूरज से 20,000 का कैश मिला। तो कैश अकाउंट यहाँ पे रियल अकाउंट है, कैश को डेबिट कर देंगे। सूरज इज़ गिवर, सूरज पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक रिसीव फ्रॉम सूरज, सूरज से चेक मिला। और आगे एक जो अब हम सेंटेंस इसके बताने वाले हैं, जो इसके आगे लगता है वो इम्पॉर्टेंट है, अभी उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू आवर अकाउंट, मतलब जैसे ही हमें चेक मिला हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक यहाँ पे रिसीवर हो गया, डिपॉजिट कर रहे हैं। और किससे मिल रहा है? सूरज से। सूरज को हमने यहाँ लिखा 20,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया, ये 20,000 हो गया। यहाँ पे जैसे ही चेक मिला, और ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएटली यानी ऑन द सेम डे डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक डिपॉजिट कर दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। इसके नीचे जो लिखा है, अगर ये ना लिखा रहता, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ चेक रिसीव फ्रॉम सूरज, सिर्फ इतना लिखा रहता 20,000 कि सूरज से चेक रिसीव, और ये नहीं लिखा रहता कि ये बैंक में डिपॉजिट किया गया है। तो अब अगर यहाँ पे बैंक कर देते, बैंक टू सूरज, यहाँ पे हम इसको बैंक टू सूरज कर देते, तो ये एंट्री मेरी गलत हो जाती, इसे रॉन्ग यहाँ पे मानते। अब रॉन्ग एंट्री मानने का रीज़न क्या है? ये है मेरा ऑफिस यानी कि मेरा बिजनेस, और ये है बैंक। ये एक सूरज नाम का आदमी है जो मेरा है, ये सूरज मेरा क्रेडिटर्स है। सूरज से हमको चेक मिला, फर्स्ट में बताया कि ये चेक हमें मिला और हमने बैंक डेबिट कर दिया। डेबिट तभी करेंगे जब पैसे हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में तो चेक जैसे ही मिला इमीडिएटली डिपॉजिट बैंक, तो बैंक रिसीव किया। तो जब तक कि चेक को बैंक में डिपॉजिट, तब तक कि यहाँ पे बैंक को डेबिट कर ही नहीं सकते हैं। सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन्स में लिखा चेक हमें रिसीव हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि ये बैंक में डिपॉजिट है, तो इसका मतलब ये बिजनेस में ही। तो जब तक ये चेक हमने डिपॉजिट नहीं किया तो बैंक मेरा डेटर्स कैसे हो जाएगा? क्योंकि बैंक को अगर डेबिट करेंगे तो बैंक डेटर्स, अगर ये एंट्री बनाई तो बैंक यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो करेगा। ये चेक जब तक बैंक पे डिपॉजिट ही नहीं किया है तो बैंक डेबिट कैसे? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपीज़ बैंक पे डिपॉजिट थे और ये 20,000 में बैंक कर दिया, तो बैंक को कर दिया तो टोटल अमाउंट हमारा 1,00,000 बैंक में डिपॉजिट है। तो ये मेरी हो गई क्योंकि मेरे ही पास है। ये कहीं सेंटेंस में नहीं लिखा है कि सेम डे हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया है। बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है तो बस कैसे हो गया? उस कंडीशन को बैंक लिख देंगे जब नीचे के ट्रांजेक्शन्स देखेंगे कि ये चेक के बारे में नीचे मेंशन होगा कि इस दिन का चेक अबाउ चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, वो लिखा है तो ये कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, कि और जो ट्रांजेक्शन्स होंगे लिखा होगा। अगर नीचे के ट्रांजेक्शन्स में नहीं लिखा है तो अज्यूम करिएगा कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया। ये मान के चलते हैं कि नीचे के ट्रांजेक्शन हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू 11 मतलब 11 के स्टैंडर्ड से बता रहे हैं। 11 का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बता रहे हैं, मतलब रियल में थोड़ा और दूसरी कंडीशन होती है कि जब चेक रिसीव होता है तो उसको बैंक ही बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे बैंक को डेबिट कर दिया तो बैंक हमारा यहाँ पे डेबिट हो गया। तो ये डेबिट करना गलत हो गया क्योंकि चेक मेरे पास है और बैंक में हमने यहाँ पे डिपॉजिट ही नहीं किया उसको चेक को। तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ना कैश लिख सकते हैं, तो इसकी एंट्री ये बनेगी, यहाँ लिखेंगे चेक इन हैंड, ये मेरे पास चेक है, और टू सूरज, जिस दिन हम ये चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे उसी दिन बैंक लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट डे हमने बैंक में डिपॉजिट किया
तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक। अब सूरज को तो क्रेडिट कर ही चुके हैं, तो सूरज की जगह लिखेंगे चेक इन हैंड। अब ये चेक इन हैंड हमारा ये एंट्री बन जाएगी। तो सेकेंड एंट्री ये बनेगी, जो हमने डेबिट किया था वही हमने क्रेडिट कर दिया, और सूरज को पहले ही हमने क्रेडिट कर दिया था, बैंक को यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो ट्रांजैक्शंस नीचे पहले हमें देखने होंगे कि नीचे के ट्रांजैक्शंस में इस चेक के बारे में मेंशन होगा कि जो चेक इस दिन आया था उसको हमने इस दिन डिपॉजिट कर दिया, नेक्स्ट डे कर दिया, या और बाद में कर दिया। अगर नीचे के ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं है तो एज्यूम ये करेंगे कि चेक इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे दूसरी एक बात ये हो रही है कि चेक हम जब पेमेंट करते हैं तो एक चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है। 3 मंथ्स के बाद वो चेक एक्सपायर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे बैंक में 1 लाख रुपीज़ है, और हमने यहाँ पे गुड्स परचेज़ किया था और हमने चेक दे दिया। यहाँ पे किसको चेक दे दिया? जैसे गुड्स परचेज़ किया था तो हमने यहाँ पे चेक दे दिया, या हमने रमेश को चेक दे दिया, यहाँ पे 15,000 अमाउंट का चेक दे दिया। तो हमने चेक इशू किया 1 अप्रैल को चेक इशू किया। अब 3 मंथ्स ये मेरा चेक चलेगा, तो अप्रैल मई जून, तो यहाँ पे 30 जून तक की चेक की वैलिडिटी है। अब 1 अप्रैल को उसने पैसे विड्रॉ नहीं किए, लेकिन उस कंडीशन में भी हमने बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। हमने तो यानी क्रेडिट कर दिया तो बैंक में पैसे कम हो गए, जबकि उसने उस डेट को पैसे नहीं निकाले। उसने जैसे मान लीजिए 27 जून को पैसे विड्रॉ करे, और 1 अप्रैल को चेक हमने उसको इशू किया था, उसको गिव किया था, उसको दिया था, उस बैंक से कम नहीं हुए, भी हम बैंक को कम कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि जिस विड्रॉ करेगा, क्योंकि वैलिडिटी है तो इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो अब जब भी वो चेक विड्रॉ करेगा तो चलेगा उसने कब विड्रॉ करी। ट्रांजेक्शन्स के मैसेज आ गए हैं, मैसेज उसके आ जाते हैं, लेकिन मैसेज कब आया है हम देख पाए नहीं देख पाए। तो जब चेक हम किसी भी वेंडर को, किसी भी क्रेडिटर्स को, किसी भी लैंडलॉर्ड को, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर को, किसी भी पावर हाउस को अगर हम चेक इशू करते हैं, यानी सप्लायर को इशू करते हैं, तो जिस दिन चेक इशू करते हैं तो चाहे उस दिन उसने पैसा विड्रॉ ना किया हो तब भी हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसकी अपोजिट कंडीशन ये है कि जब चेक मेरे पास आता है तो जब तक कि हम उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तब तक कि हम बैंक को डेबिट नहीं करते हैं। ये इसकी जर्नल एंट्री है। ठीक है, आज जर्नल एंट्री वाला ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। बस एक लास्ट और जर्नल एंट्री का टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को ये भेजिए, सेंड करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं बहुत ही बेसिकली और बहुत ही प्रैक्टिकल के तौर पे आप लोगों को सब समझा रहा हूँ, एक एक चीज़, एक एक तरीका, कोई रटने वाला तरीका नहीं है। ठीक है।